हम इस मेन फॉर्मूला की बात करें, समझा, तो यहाँ पर ये बराबर है, तो नहीं समझा मुझे पैर की जूती, नहीं समझा मुझे पैर की जूती, दिया मुझे वो मेरा बनता हर मान सम्मान, नहीं समझा मुझे पैर की जूती, दिया मुझे मेरा बनता हर वो मान सम्मान, तेरी हर नेगेटिविटी को, तेरी हर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल के, तेरी हर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल के तेरी जिंदगी में मैं लगा दूंगी 4 चांद। हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर, जहाँ पर हम मैथ्स को सिर्फ सीखते नहीं हैं, क्या करते हैं? यस, हम मैथ्स को जो है वो फील करते हैं। और आज की वीडियो में हम जिस चैप्टर को फील करने वाले हैं उस चैप्टर का नेम है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन या इंटेग्रल्स। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दूं कि जैसे ही आप हमारे चैनल, देखो ये हमारा चैनल है ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, ठीक है, तो अब इसके प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आगे जाके आपको ये देखो इंटीग्रेशन की फुल जो है वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें मैंने आपको एग्ज़ाम पैटर्न चेंज से लेके पुरानी नई एनसीईआरटी में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है, और सारा कुछ है। मतलब आपको बहुत सी वीडियोस, मतलब सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें एनसीईआरटी की कंप्लीट एक्सरसाइजेस, कंप्लीट एग्जांपल्स, सारा बेसिक। और इसको आप कैसे भूल सकते हो, जो बच्चे थोड़ा बहुत इस चैनल को पहले से जानते हैं, इंटीग्रेशन की ट्रिक्स जो आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। और ये कम्प्लीटली मेरे एफर्ट्स हैं, जिसकी आप हेल्प से 99% क्वेश्चन, इंटीग्रेशन के 99% क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सब कुछ हम पहले ही कवर कर चुके हैं। एनसीईआरटी फुल सिलेबस जो है क्लास 12th का हमारे चैनल पर अपलोडेड है। बट क्योंकि आपको पता है हमारे चैनल पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज़ चल रही है, तो उस सीरीज़ के साथ साथ मैंने एनसीईआरटी जितने भी चैप्टर्स हैं सबके वन शॉट, मतलब कि आपको प्रॉमिस किया था कि वन शॉट लेके आऊँगा। हमने सभी चैप्टर्स के वन शॉट कर लिए हैं। पहले 6 चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो ये 7th चैप्टर है। अब इस वन शॉट का मतलब ये है कि मैं जितना भी मेरा आपको, मतलब कि टीचिंग को लेके मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, इंटीग्रेशन को लेके, मैथ्स को लेके, वो सारा मैं हमेशा की तरह एक ही वीडियो में डालने की कोशिश करता हूँ कि आप एक वीडियो देखो और आपको एनसीईआरटी, और वैसे भी आपको मिड टर्म एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, तो ये जो वीडियोस है ये आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। आपकी पूरी कंप्लीटली थॉरली रिवीजन हो जाएगी इन वन शॉट। अब इसको चाहे आप वन शॉट बोल लो, सुपर शॉट बोल लो, जो मर्जी बोल लो, बट बिलीव मी ये वन शॉट आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और इसके जस्ट बाद आपको पता है क्या होने वाला है। यस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इंटेग्रल्स का जो है वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर बैठ के आपके सामने जो है वो सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को जो है वो स्टार्ट। तो जब भी आप कोई चैप्टर मंगे नया स्टार्ट करते हो तो आपके मन में कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी मैं ये चैप्टर भी जो है मैं कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि ना अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस होंगे तब आपके मन में क्यूरियोसिटी भी होगी उन क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए। तो इस तरह से आपका इंटरेस्ट बिल्ड होगा, और अगर आपका इंटरेस्ट किसी चैप्टर में बिल्ड होगा तो वो चैप्टर भी आपको अच्छे से जो है वो समझ में आएगा। तो इंटीग्रेशन को लेके अगर आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये आ सकता है, सर इंटीग्रेशन है क्या? और ये बहुत मामूली सा क्वेश्चन है। कोई भी चैप्टर जब हम स्टार्ट करते हैं तो आपके मन में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि ये चैप्टर हमें क्यों करना है, क्या इसकी एप्लीकेबल, मतलब कि क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, कहाँ पर ये यूज़ होगा। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आपके मन में होने चाहिए कि इंटीग्रेशन के बारे में हमें थोड़ी बहुत नॉलेज तो हमें मतलब कि बिल्कुल होनी चाहिए। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि इसका पहले से कोई तो नाता नहीं, मतलब इसका मतलब ये है कि क्या इस चैप्टर का पहले, देखो आपको कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हो तो आपके मन में होना चाहिए कि क्या इसका कनेक्शन जो है या नाता जो है वो पिछले चैप्टर से तो नहीं है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इसका पूरा फुल कनेक्शन जो है वो पिछले चैप्टर आपके डेरिवेटिव से। अगर आपको बेसिक डेरिवेटिव नहीं आता तो इंटीग्रेशन आप स्टार्ट जो है वो नहीं कर सकते। दूसरी बात, इसका पहले से नाता नहीं है, एक्चुअल में बाद में भी है। एक्चुअली में जिस तरह से डेरिवेटिव के बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव था, सेम इसमें जो है इंटीग्रेशन के बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है। अब ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की तरह इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा चैप्टर है, बट ये स्कोरिंग है, इसमें से 5 मार्क का क्वेश्चन नॉर्मली पेपर में आ सकता है।
ठीक है। उसके बाद उसके जस्ट बाद आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये 2 चैप्टर्स जो हैं ये इंटीग्रेशन की नॉलेज के बिना आप नहीं कर सकते। तो ज़्यादा आपने प्रेशर नहीं लेना, मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। तीसरा आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए, सर कितनी मुश्किल है। मैं देखो मुश्किल चीज़ को लेके मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, कोई भी चीज़ जिंदगी में, मैं सिर्फ इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा, जिंदगी में कोई भी चीज़ तब तक मुश्किल है जब तक आप उसको स्टार्ट नहीं करते। अगर आपने स्टार्ट कर लिया तो 50% उसकी जो मतलब कि मुश्किलें हैं वो तभी दूर हो जाती हैं जब आपने उसको स्टार्ट कर लिया। तो ये चैप्टर भी तभी तक मुश्किल है क्योंकि आपके मन में परसेप्शन बना हुआ, आपके सीनियर्स ने बनाया या आपके टीचर्स ने बनाया कि इंटीग्रेशन जो है वो मुश्किल है, तो आपके मन में वो बैठ गया कि इंटीग्रेशन मुश्किल है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक अच्छे मन से, मैं आपसे आज एक प्रॉमिस लेना चाहता हूँ। अगर आपके मन में कहीं पर भी थोड़ा बहुत भी है ना, बोर्ड्स को लेके थोड़ा बहुत भी सीरियस हो, मतलब अगर आपको लगता है कि मुझे इंटीग्रेशन नहीं छोड़नी नहीं है, मुझे इंटीग्रेशन करनी है, क्योंकि इससे अगर आप इंटीग्रेशन नहीं करते तो आपके 20-25 नंबर का नुकसान जो है वो हो सकता है, तो उसके जिम्मेवार आप मतलब खुद हो। तो मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि ना मैं आपको आप कुछ थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने के लिए बता भी देता हूँ, मैं आपको आगे जाके वीडियो में एक माइंड मैप दूंगा। उस माइंड मैप से, जिस तरह से मैं थंबनेल में बात की है, उस माइंड मैप से आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिनसे आप बीच बीच में से कुछ 3, 4, 5 नंबर के क्वेश्चन, जो इस चैप्टर में से आपको 10 नंबर का पेपर आने वाला है, तो 5-6 नंबर का पेपर आप वहाँ से निकाल सकते हो, कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। और मैं आपको एक ये भी चीज़ बताऊँगा कि एक फॉर्मूला से और बहुत बेसिक से इंटीग्रेशन से आप पूरा चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कर सकते हो। बट ये तभी पॉसिबल है अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे। तो वीडियो को अभी से लाइक, शेयर और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ मतलब कि शेयर कर दीजिए, ताकि मतलब कि हमें मोटिवेशन मिले। और जितने भी बच्चे जिनको लगता है कि हमें इंटीग्रेशन मुश्किल लगती है, तो प्लीज़ उन सबके साथ ये वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि इंटीग्रेशन आज के बाद आपके लिए बहुत आसान होने वाली है। ठीक है, तो मुश्किल कितनी, जैसा कि मैं आपको बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। बस आपको एक प्रॉमिस करना है कि सच्चे मन से, अच्छे मन से आपको इस वीडियो पे पढ़ने बैठना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले बात करते हैं कि इंटीग्रेशन है क्या। आपके मन में पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए कि इंटीग्रेशन है क्या। तो जैसा कि बुक में लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको ग्राफिकली बनाने की कोशिश की है। अगर कोई y और fx कोई फंक्शन है, अगर कोई y और fx कोई फंक्शन है, तो यहाँ पर ये हमें क्या मिला है, ये क्या है, y डैश मतलब डेरिवेटिव है, f डैश डेरिवेटिव, तो हमें डेरिवेटिव मिलता है। हमें क्या मिलता है, डेरिवेटिव। इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। मतलब अगर हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करें तो हमें ये चीज़ मिलती है। अगर हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करें हमें ये चीज़ मिलती है। तो हमारी बुक में जो सबसे फर्स्ट लाइन लिखी गई है वो यही लिखी गई है कि क्या ऐसा कोई प्रोसेस है, क्या ऐसा कोई प्रोसेस है कि जिसको मैं कुछ मतलब कि प्रोसेस करूं और हमारे पास हमारा फंक्शन वापस मिल जाए। देखो, फंक्शन से हम डेरिवेटिव में गए, फंक्शन को हमने कुछ प्रोसेस किया, वो डेरिवेटिव बन गया। तो क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जिसको हम डेरिवेटिव पर लगाएं और हमें वापस से फंक्शन मिल जाए। तो आपका मेन चैप्टर यहीं से स्टार्ट है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। अब ये मैं चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्यों बता रहा हूँ, और इसी प्रोसीजर को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्योंकि कई बार पेपर में इंटीग्रेशन का 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है और वहाँ पर इंटीग्रेशन वर्ड जो है वो यूज़ नहीं होता, वहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ होता है, एंटी डेरिवेटिव। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से हमने क्या सीखा है कि इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। तो इंटीग्रेशन और कुछ नहीं है, एक रिवर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव का। अब यहाँ पर मैं कुछ और वर्ड भी यूज़ करूँगा जो आपको मतलब कि MCQs वगैरह में हेल्प कर सकते हैं। तो इसको हम कई बार क्या लिखते हैं, प्रिमिटिव फंक्शन। ये मैंने इसलिए यूज़ किया कि पेपर में मैंने 1-2 बार ऐसा MCQ, या कहीं पर पेपर में नहीं, शायद कहीं पर मैंने कुछ शॉर्ट कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उनमें देखा था कि कुछ फंक्शन लिखा हुआ है, उन्होंने बोला कि इसका एंटी डेरिवेटिव कर दो।
इसकी इंटीग्रेशन कर दो, आपको पता है इंटीग्रेशन कैसे करनी है, आज के बाद आपको पता लग जाएगी। एंटी डेरिवेटिव कर दो, वो भी मैंने आपको बता दिया। और कई बार लिखा होता है कि इसका प्रिमिटिव फंक्शन लिख दो। जब वो ये बोलें कि प्रिमिटिव फंक्शन लिख दो, उसका मतलब सिंपली ये है कि इंटीग्रेशन कर दो। तो इसलिए ये बातें लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना है। देखो इंटीग्रेशन ऐसा नहीं है कि मैंने आपको डेरिवेटिव की तरह फॉर्मूला दे दिया पावर फंक्शन थीटा और आप डेरिवेटिव करने लग जाओगे, बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता। क्योंकि डेरिवेटिव तो आप करने लग जाओगे कि मैंने फॉर्मूला दे दिया। इंटीग्रेशन में बहुत से मतलब कि ऐसे हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब कि कहीं पॉइंट पर जाके रुक जाती हैं, फिर उसके बाद ये सीखना पड़ता है, फिर ये आएगा, फिर ये सीखना पड़ता है, फिर ये आएगा। तो ऐसा बहुत कुछ है। तो इंटीग्रेशन में हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो अब इसके बाद ना मुझे आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग सिखाना है। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्यों सिखाना है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप ज्योमेट्रिकल मीनिंग सीख लेते हो, एक तो आपकी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में क्लैरिटी बढ़ जाएगी। दूसरी बात, आप टॉपिक में कभी भी आपका इंटरेस्ट बनेगा। देखो याद करो, जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं याद करो, मैंने आपको ये भी बताया था कि मान लो ये कोई फंक्शन है, ठीक है, तो डेरिवेटिव हमें क्या देता है? डेरिवेटिव हमें क्या देता है? डेरिवेटिव हमें देता है एक यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या देता है हमें? डेरिवेटिव हमें क्या देता है? कि यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट। याद करो मैंने आपको ये भी बताया था कि इस पॉइंट पर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इसको हम पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पर मैं यूनिक नहीं बहुत सी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं, इसलिए ये पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है। तो ये टॉपिक सब कुछ आपको क्लियर तभी होंगे अगर आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव पता है। अगर आपको डेरिवेटिव का मीनिंग पता है तो क्या मैंने बताया कि अगर यहाँ पर हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, तो डेरिवेटिव हमें क्या देता है? यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या देता है हमें? यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट। और लास्ट पेज में मैंने आपको क्या समझाया? लास्ट पेज में मैंने आपको समझाया कि डेरिवेटिव क्या रिवर्स प्रोसेस है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये होगा कि अगर हमारे पास कोई टेंजेंट गिवन है, अगर हमारे पास कोई टेंजेंट गिवन है, मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर हमारे पास कोई टेंजेंट गिवन है, मान लो कुछ ऐसे है और हमारे पास कोई टेंजेंट गिवन है ऐसे, तो क्या मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई कर्व लिख सकता हूं? तो उस जैसे मैंने यहां पर लिख दी, तो ये जो है ये बेसिकली यहां पर मैंने इस प्रोसेस, यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि यहां पर मेरे पास ये टेंजेंट पहले थी, और मैंने उसके कॉरस्पॉन्डिंग कर्व्स बना ली, ठीक है, कर्व बना ली, ठीक है। बट देखो कुछ बच्चे मेरी बात से एग्री कर जाएंगे इस बात से, अब बहुत से बच्चे जो थोड़ा सा टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं उनको ये लग रहा होगा कि सर जहाँ तक मैंने टेंजेंट के बारे में पता है, जहाँ तक मुझे टेंजेंट के बारे में पता है, अब टेंजेंट जो है, टेंजेंट का मतलब मान लो यहाँ पर वो एक्स एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के साथ मान लो वो 30 डिग्री का, मतलब tan 30, यहाँ पर हमारी स्लोप कितनी है, मतलब tan 30 है। तो यहाँ पर अगर मैं इस कर्व को मूव कर दूँ, इस टेंजेंट को यहाँ पर कर दूँ, देखो ये टेंजेंट जो है जो यहाँ पर पड़ी थी पहले, ठीक है, यहाँ पर पड़ी थी, तो ये जो है, तो ये भी तो वही टेंजेंट है। यहाँ पर भी अगर आप इसका देखोगे एंगल जो है वो 30 डिग्री ही बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ यानी कि मेरे पास जो कर्व पहले थी, यानी कि जो मेरे पास कर्व जो है वो पहले थी, एक तो ये थी, ठीक है, एक तो ये थी, तो यानी कि यहाँ पर ये कर्व भी बनाई जा सकती है, यहाँ पर ये वाली कर्व भी जो है वो बनाई जा सकती है। और यस, यहाँ पर आप बिल्कुल सही हो, ऐसी हम एक नहीं दो नहीं बहुत सी कर्व्स जो हैं वो बना सकते हैं, ऐसी हम बहुत सी कर्व्स जो हैं वो बना सकते हैं। अब वो यहाँ पर मैंने बनाई हुई हैं, देखो यहाँ पर मैंने इसी की बात की है, यहाँ पर मैं इसी की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपको देखने में थोड़ा ठीक लगेगा। तो देखो यहाँ पर जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया, कि डेरिवेटिव हमें क्या रहता है? यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट। डेरिवेटिव हमें क्या रहता है? यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट। बट यहाँ पर क्या है कि ये जो टेंजेंट है,
ये टेंजेंट वही टेंजेंट है, ये भी वही टेंजेंट है, ये भी वही टेंजेंट है, बट कर्व्स हमारी ऊपर नीचे। मतलब यहाँ पर अगर आप बुक में देखोगे तो इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व्स। ये है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ये है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ। देखो डेरिवेटिव हमें क्या देता है, यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, कर्व बनाई, उस पर जो भी टेंजेंट बनेगी एक पॉइंट पर वो डेरिवेटिव है। बट अगर मैं कोई टेंजेंट पहले बना लूँ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने कर्व ढूंढ ली। अब ये उसी टेंजेंट के अलॉन्ग ये भी है। देखो अगर आप ध्यान से देखो, आपकी बुक में लिखा हुआ है ये आपकी कर्व है पैराबोला की y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये आपकी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, और ये आपकी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये आपकी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ध्यान से देखो, एक टेंजेंट, ये जो एक टेंजेंट है रेड में आपको दिख रही है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे बहुत से पैराबोलास मिल रहे हैं, वो पैराबोला किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फैमिली ऑफ पैराबोलास को। तो यहाँ पर ये बात आपको थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर आपको इतनी सी बात ही क्लियर करनी है कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, वो हमें फैमिली ऑफ कर्व्स देता है। इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे और अच्छे से क्लियर कर दूं। देखो अब मेन फॉर्मूला की बात करते हैं, अब मेन फॉर्मूला की बात करने से पहले देखो, अब जितने भी आप मेरी लेटेस्ट वीडियोस देखोगे तो मैंने ना हर एक डेरिवेटिव के फॉर्मूला को या हर एक टॉपिक को एक कहानी से जोड़ने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आप जो है वो डेरिवेटिव की जो है वो वीडियो जो है वो देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको डेरिवेटिव का फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो कहानी के रूप में आपको बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हो वाई क्या है, हमारा पति है, और एक्स क्या है, हमारी पत्नी। तो पत्नी ने पूछा पति से, बताओ मेरे आने के बाद तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या चेंज आई है। तो पति बोला दुखी होकर सबसे पहले पटक के मारा, सर पे रखा, ताज मेरा, चारों तरफ बस नेगेटिविटी छाई है, जब से मेरी जिंदगी में तू आई है। तो ये आपका है डेरिवेटिव का फॉर्मूला। अब इसका जो आंसर है जो पत्नी देगी वो मैं आपको इंटीग्रेशन वाली वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि y मतलब x की पावर n, ये हमारा पति था, ठीक है, वीडियो में, ठीक है, और x हमारी क्या थी, पत्नी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला था कि हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो अगर हम मेन फॉर्मूला की बात करें, तो ये आपका पति है, ये आपकी पत्नी है। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पर ये नीचे है तो नहीं समझा, देखो यहाँ पर ये बराबर है, तो नहीं समझा मुझे पैर की जूती, दिया मुझे वो मेरा बनता हर मान सम्मान। नहीं समझा मुझे पैर की जूती, दिया मुझे मेरा बनता हर वो मान सम्मान। तेरी हर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल के, तेरी जिंदगी में मैं लगा दूंगी 4 चांद। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला है। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले जो दिक्कत होगी आपको कि सर ये क्या है, अब इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब बहुत से बच्चों को डाउट होगा, देखो अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जो मैंने बात आपको यहाँ पर समझाई है वही हम यहाँ पर डिस्कस करें। वैसे सिर्फ यही नहीं आएगा, आपके मन में ये भी आना चाहिए कि सर n इज इक्वल टू -1 क्यों नहीं है। जिस दिन आप ये आदत बना लोगे कि आप क्वेश्चन अपने से पूछोगे कि सर इसका क्या मतलब है, ये यहाँ पर कैसे आया, उस दिन आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है वो यहाँ से जाके यहाँ पहुँच जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले n की पावर, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि yn नॉट इक्वल टू -1। पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो ऐसा करो n को -1 ही लिखो।
x की पावर, यहाँ पर लिखो x की पावर -1 की इंटीग्रेशन करो, कितनी आएगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, -1 + 1 -1 + 1 + c, और आपको पता है ये कितना बन गया 0, और नीचे कितना बन गया 0, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो इसलिए यहाँ पर n जो है वो -1 नहीं हो सकता। तो फिर इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, अगर ऐसी पावर आ जाए उसको हम बाद में देखेंगे, पहले आप इतनी बात सुन लो कि इसको इंटीग्रेशन हम क्यों, मतलब n की वैल्यू -1 क्यों नहीं आ सकती। अब दूसरे चीज़ की बात करते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, c क्या है और इसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों बोलते हैं। अब देखो अगर इसको मैं आपको समझाना चाहूँ, अब इसको अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ऐसा करो, नाउ x की पावर 2 की इंटीग्रेशन करो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ये इतनी आएगी, ये इतनी ही आएगी, तो आपके पास आएगा x³ + 3 c, यही आएगा ना, c क्या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आप समझ पाए हो। अब देखो यहाँ पर ये c मुझे क्यों लिखना है, अब मुझे आप एक बात बताओ, मुझे आप एक बात बताना, ऐसा करो इसका डेरिवेटिव करो, ऐसा करो आप इसका डेरिवेटिव करो, किसका, x की पावर 3 का, कितना आएगा 3x²। ऐसा करो आप इसका डेरिवेटिव करो, x³ + 4 का, आपको पता है इसका 3x² और 4 का डेरिवेटिव 0, मतलब अल्टीमेटली 3x² ही आ गया। अब ऐसा करो आप इसका डेरिवेटिव करो x³ - 1 का, इसका 3x², इसका 0 ही आएगा 3x²। अब मैंने आपको ये सिखाया कि इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। तो यानी कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, 3x² को इंटीग्रेट करूंगा, तो मेरे पास आना चाहिए x³, या यहाँ पर x³ + 4, या यहाँ पर x³ - 1, तो तीनों ही आंसर गलत हो रहे हैं। देखो अगर इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव का, तो 3x² का आंसर ये भी आ सकता है, 3x² का आंसर x³ - 1 भी आ सकता है, 3x² का आंसर x³ भी आ सकता है। तो यहाँ पर इसलिए अगर मुझे 3x² की, अगर मुझे यहाँ पर 3x² की इंटीग्रेशन करनी पड़े, वैसे ये नई चीज़ है, इस 3 को आप बाहर निकाल लो, इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी, x³ + c। अब ये यहाँ पर कट जाएगा, तो मेरे पास कितना आएगा, x³ + c। अगर मैं c को 0 फिल कर दूंगा तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, अगर मैं c को 4 फिल कर दूंगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा, अगर मैं c को -1 फिल कर दूं वो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसलिए इन सब को कंपनसेट करने के लिए, ताकि हमारी इंटीग्रेशन का आंसर जो है वो हमेशा सही आए, वो रिवर्स प्रोसेस ही रहे, इसलिए हम सी लगाते हैं। जब भी इंटीग्रेशन खत्म हो लास्ट में सी लगा दो। और ये यहीं पर ये वाली बात है कि इंटीग्रेशन जब आप इसका मतलब टेंजेंट का मतलब कि इंटीग्रेशन करोगे तो हमें y = x² भी मिल सकता है, y = x² + 1 भी मिल सकता है। ध्यान से देखो, अगर आप इसको भी ध्यान से देखो तो बेसिकली इसका आंसर कितना आ रहा है, x² + c, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ -1 है। तो इस तरह से मैंने आपके दोनों क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश की है। और जिस तरह मैं आपको हमेशा बार बार बोल रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जल्दबाजी मत करना, जल्दी क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश मत करना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आई होप मेन फॉर्मूला आप अच्छे से सीख पाए हो। अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ नाम की हैं, मतलब जिस तरह से डेरिवेटिव में होता है, कि अगर दो फंक्शन है बीच में प्लस माइनस है, इसको अलग से इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग से इंटीग्रेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया k कांस्टेंट है तो k को बाहर रखो, जिस तरह से मैंने यहाँ पर रखा था, 3 को बाहर रखा, x² की इंटीग्रेशन कर दी, ठीक है, 3 को बाहर रखा, x² की इंटीग्रेशन कर दी। अब आपके मन में होगा सर इतना ही, क्या हो देखो क्या हो अगर fx × gx आ जाए। देखो अब मैं फिर से अपनी बातें रिपीट करूंगा, डेरिवेटिव में क्या था, हमने प्रोडक्ट रूल भी सीखा था, क्वोशिएंट रूल भी सीखा था, हमारे लिए बहुत इजी है। अगर इसको मुझे डेरिवेटिव, देखो मैं आपको वैसे आपको समझाने के लिए अभी आपको अगर आप इंटीग्रेशन पहली बार कर रहे हो तो आपके लिए क्वेश्चन मुश्किल है, मतलब मैं वैसे ही आपको बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैंने दो फंक्शंस लिखे हैं, अब इस पर मैं आगे जाके प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, जिसमें इसको बोलते हैं आईलेट।
इसमें क्या बोलते हैं, आइलेट। अब इस पर प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत जो है वो नहीं है, मतलब उसके बिना ही ये हो जाएगा, मतलब आइलेट रूल यहाँ पर, प्रोडक्ट रूल यहाँ पर नहीं लगेगा। तो कैसे लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, ये सब कुछ मैं आपको मैपिंग में बताऊंगा, इसलिए ठंडे दिमाग से चलेंगे। मतलब अभी तक इतना समझो कि मुझे बस ये सीखा है, मैंने बस ये सीखा है कि इंटीग्रेशन का पहला जो है वो फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे की स्लाइड्स में फॉर्मूलाज जो डेरिवेटिव से डायरेक्टली आए हैं, फॉर्मूलाज जो डेरिवेटिव से डायरेक्टली आए हैं। आपको पता है के एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, के, और के की इंटीग्रेशन कितनी होगी, के एक्स प्लस सी। आप इसका पहले ऐसा करो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके इसको आप अपने पास रख सकते हो। अदरवाइज आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे सारे फॉर्मूलाज जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो हैं, सारी स्लाइड्स मिल जाएंगी। ठीक है, वो पीडीएफ मिल जाएगी। लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x, और 1/x की इंटीग्रेशन कितनी होगी, लॉग एक्स प्लस सी। जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि x की पावर -1 की इंटीग्रेशन फिर कैसे करेंगे, x की पावर -1 को हम ऐसे लिखेंगे, x की पावर -1 को हम इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, 1/x की इंटीग्रेशन कितनी होगी, log x। आई होप इसको आप समझ पाए। मतलब देखो धीरे धीरे चलेंगे, तो इन फॉर्मूला से आप घबराना मत, इन फॉर्मूला से आप घबराना मत, सारे डेरिवेटिव के हैं, सारे डेरिवेटिव, इनको काउंट ही मत करो। ex का डेरिवेटिव ex की इंटीग्रेशन भी ex, ax का डेरिवेटिव ax log है, ax की इंटीग्रेशन ax बाई log है, प्लस सी तो लिखेंगे ही। साइन x का डेरिवेटिव cos, cos का डेरिवेटिव साइन, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos। ठीक है, उल्टा है, जस्ट उल्टा है। tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x। cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड, cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड स्क्वायर x, कोसिकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन माइनस cot x। सीकेंड x का डेरिवेटिव सीकेंड x tan x, सीकेंड x tan x की इंटीग्रेशन सीकेंड x। ठीक है, अब सेम वैसे यहाँ पर भी आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, कोसिकेंड x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड x cot x, कोसिकेंड x cot x की इंटीग्रेशन कितनी है, माइनस कोसिकेंड x प्लस सी। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव ये होता है, कॉस इनवर्स x का माइनस के साथ होता है, तो दोनों की इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x प्लस सी भी लिख सकते हैं, माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी भी लिख सकते हैं। सेम यहाँ पर है, इसका डेरिवेटिव tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी इंटीग्रेशन tan इनवर्स x भी लिख सकते हो, माइनस कॉट इनवर्स x भी लिख सकते हो। सेम यहाँ पर सीकेंड इनवर्स की भी है। तो इस तरह से ये सारे फॉर्मूलाज हैं, ये आपको पहले से ही याद है। जो मैंने आपको बताया था, बेसिक डेरिवेटिव कर लो और ये फॉर्मूलाज आपको इंटीग्रेशन के हाफ से ज़्यादा फॉर्मूलाज जो हैं वो अगर मैं इनको काउंट करूँ तो आई थिंक 4 यहाँ पर हैं, 3 जब 9 10 11 12 13 14 15 16 फॉर्मूला ना, ऑलमोस्ट हमें 10 या 12 ही और करने हैं, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। वन मोर इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, ये इंटीग्रेशन का डायरेक्टली जो है वो फॉर्मूला है। अब देखो इस फॉर्मूला को कैसे करें, फॉर्मूला को बहुत ध्यान से पढ़ना है, इस फॉर्मूला को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इस स्लाइड में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, पूरी इंटीग्रेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो पहले इसका फॉर्मूला थोड़ा सा समझ लो कि किस तरह से काम करता है। ये काम कैसे करता है कि ax प्लस बी की पावर एक बढ़ जाएगी, नीचे भी बढ़ जाएगी, और साथ में करेंगे उसका किसका डेरिवेटिव, ax प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें क्लियर करूँगा, क्योंकि कुछ बच्चे इनको मतलब क्या करते हैं, क्रैम करते हैं। कैसे, देखो ax प्लस बी की पावर n प्लस वन, और ax प्लस बी का डेरिवेटिव कितना होगा, a प्लस सी। तो ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूला को ऐसे नहीं याद रखना। अब इसको मैं आपको एग्जांपल से करवा के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तो देखो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी चीज़ क्लियर हो जाएगी, जो मुझे आपको समझानी भी है एक्चुअल में, जो पूरी इंटीग्रेशन का बेस है। अब देखो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मान लो मैं लिखूँ 2x प्लस 4 की पावर 5, तो अब कैसे इंटीग्रेट करोगे सर, बहुत इजी है सर, हमें इंटीग्रेशन आ गई। 2x प्लस 4 की पावर 6, नीचे भी 6, इसका डेरिवेटिव कितना है 2 प्लस सी, तो सर इसका आंसर आया 2x प्लस 4 की पावर 6 12 प्लस सी। अब बहुत से बच्चे, अब आपको लगेगा कि सर ये बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है, बट क्या हम इंटीग्रेशन सीख गए? तो मैं आपको सिंपली बात कहूँगा, अभी नहीं सीखे हैं। जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बोला था कि डेरिवेटिव में चलता है कि फॉर्मूला सीख लिया, आप डेरिवेटिव के क्वेश्चन करो, बट इसमें ऐसा नहीं है। मैं अभी अपनी बात प्रूव भी कर दूंगा। अब देखो एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे ये वाली एग्जांपल की है ना, एक और एग्जांपल करते हैं।
एक और एग्जांपल देखो, मान लो यहाँ पर मैं लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 5। अब बच्चे बोलेंगे सर ये भी हमें आता है, ये भी हमें आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 5 सॉरी 6, नीचे भी 6, इसका डेरिवेटिव 2x प्लस सी। तो मैं आपको आपकी खुशखबरी बता दूं कि ये गलत है, मैं आपको खुशखबरी बता दूं ये गलत है। अब बहुत से बच्चे इन चीज़ों को लेके चिंता में पड़ जाते हैं कि एक फॉर्मूला आपने बताया और यहाँ पर आप गलत बोल रहे हो। तो यहाँ पर कुछ बातें जो हैं वो हम ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ वो मैं आपको इस पेज पे जो है वो बताऊंगा। पूरी इंटीग्रेशन के लिए सबसे काम की बात, पूरी इंटीग्रेशन के लिए सबसे काम की बात, आई थिंक शायद मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, यस लिखा हुआ है। तो देखो इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए, इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए डिग्री ऑफ एक्स, मतलब चाहे वो x हो, चाहे वो t हो, चाहे वो y हो, डिग्री ऑफ x शुड बी 1, डिग्री ऑफ x कांट बी ग्रेटर देन, कांट बी, यहाँ पर बी भी आएगा, कांट बी ग्रेटर देन और लेस देन, कांट बी ग्रेटर देन और लेस देन 1, x कांट बी इन फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर जिस पर भी फॉर्मूला मुझे लगाना है, जिस पर भी मुझे फॉर्मूला लगाना है, उसके अंदर जो भी x है उसकी पावर 1 होनी चाहिए। यहाँ पर कितनी थी, स्क्वायर थी ना, तो ये 1 से बड़ी है, तो इसलिए फॉर्मूला नहीं लग सकता। तो सर क्या ये सिर्फ यहीं पर लगेगा, सर ये क्या यह सिर्फ यहीं पर लगेगा, नहीं, इसको और भी आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। मैं आपको, अगर आप ये बातें सीख लोगे ना, आपको इंटीग्रेशन में कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आएगी, जैसा कि मैं अब आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पर। अब देखो ध्यान से, मान लो मुझे साइन की इंटीग्रेशन करनी है। मान लो आपको पता है साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। अब एक और करते हैं, अब आपको पता है, मान लो मैं ये लिखूं साइन 3x प्लस 4 dx की इंटीग्रेशन, तो इसकी इंटीग्रेशन सिंपली वैसी है, माइनस कॉस एंगल, वही वाला एंगल, और नीचे इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 3 प्लस सी, जो हमने यहाँ पर भी सीखा है, कि डेरिवेटिव जो है वो नीचे करना है, ठीक है। तो वही चीज़ हम वहाँ पर भी या किसी भी फॉर्मूला में फॉलो करेंगे। ये आपका फॉर्मूला है, ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। अब फिर से उसकी बात करते हैं, साइन, मान लो यहाँ पर मैं लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, क्या इसकी इंटीग्रेशन मैं लिख सकता हूँ, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 2x प्लस सी। तो यहाँ पर ये भी क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि x जो है वो सिंगल पावर में नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको वही समझाया, x जो है वो 1 होना चाहिए, उसकी डिग्री 1 से ज़्यादा 1 से कम फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। जब भी आप ऐसी कोई भी चीज़ देखो तो याद करो, देखो जितने भी फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए हैं, जितने भी मैंने आपको फॉर्मूलाज यहाँ पर या आगे भी बताऊंगा, जैसे कॉस का है, टैन का है, मतलब सॉरी टैन का बोल रहा हूँ, सीकेंड स्क्वायर का, कोसीकेंड, कोई भी फॉर्मूला जो है उसमें एक्स जो भी एंगल है उसकी पावर 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, मतलब 1 ही होनी चाहिए। तो प्लीज़ ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो आप मतलब वो बोलते हैं ना, पल्ले बांध लो, इसको पंजाबी में बोलते हैं पल्ले बांध लो ये गल, तो पल्ले बांध लो अपनी, जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ। अगर आप ये बातें याद रखोगे, आपको इंटीग्रेशन में कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आने वाली। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखो यहाँ पर मैंने जो भी बातें आपको बताई हैं, इससे आप बड़ी ही आसानी से 7.1 को सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो यहाँ पर आपको नीचे जो प्लेलिस्ट दिख रही है वो आप मतलब कि यहाँ पर उसको चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। सारी एनसीईआरटी सारी एग्जांपल्स जो हैं सॉल्व हैं। तो टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन को करने के लिए बेसिकली हम 3 टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। वो टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। तो मैं आपको ये बता दूं, इन दोनों में से ये जो दोनों हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो आपको 3
4 मगर 3 4 तो है ही नहीं, सॉरी 3 मार्क्स में आ सकता है। और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वो चीज़ है जो थ्रू आउट दी इंटीग्रेशन आपको चलती जाएगी, चलती रहेगी। ये आप ये समझ लो कि इंटीग्रेशन का बेसिक ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे, सबसे पहले हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे। अब यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस से और बात बता दूँ, इंटीग्रेशन में कुछ लिमिटेशन, जैसे मैंने बताया कि इंटीग्रेशन में कुछ लिमिटेशन होती हैं कि यहाँ पर गए सीधा नहीं जा सकते, यहाँ पर गए रुकना पड़ेगा, इधर को जाके इधर जाना पड़ेगा, फिर रुकना पड़ेगा, मतलब बहुत से टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। तो उन रास्तों पे कैसे चलना है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि x की पावर जो है वो 1 ही होनी चाहिए। दूसरी बात क्या बताऊंगा, इंटीग्रेशन कुछ भी करना हो, इंटीग्रेशन का कुछ भी करना हो, इंटीग्रेशन का कुछ भी करना हो, आपको इस जो भी अंदर इसके लिखा हुआ है उसको इंटीग्रेशन के फॉर्मूला के पास लेके जाना है। अब ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है, तो यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन जो है वो यूज कैसे करनी है अभी मैं आपको समझाऊंगा, तो देखो यहां पर इसको इंटीग्रेट हम नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, यहां पर पुट cos x इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव कर दो। cos x का डेरिवेटिव कितना होगा, या ऐसा करो, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, पुट sin x इज इक्वल टू टी, तो मैंने साइन की जगह t लिख दिया, तो मुझे इसको डेरिवेटिव करना है। साइन का डेरिवेटिव cos x, इसका डेरिवेटिव dt बाई dx, तो विच एम्प्लाइज cos x dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमारा इंटीग्रेशन पूरा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, ध्यान से देखो, मैंने जो है sin x को क्या लिखा है, t उसका स्क्वायर, cos x dx को क्या लिखा है, dt। तो हमारा पूरा जो देखो सब्स्टिट्यूट करना, नॉर्मली हम ये उसमें भी यूज़ करते हैं, गेम्स में यूज़ करते हैं कि ये प्लेयर जो है वो सब्स्टिट्यूट प्लेयर है। तो मैंने x की जगह पर t को सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारे पास ये बन गया, और इसकी इंटीग्रेशन मुझे आती है t³/3 + c। तो यानी कि इस पूरा हमारा आंसर कितना बन गया, तो t का मतलब था साइन की पावर 3/3 + c, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। एक सब्स्टिट्यूशन और करते हैं, अब यहाँ पर भी इसका कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है, हम क्या करेंगे, पुट x² + 1 इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव करो 2x + 0 इज इक्वल टू dt बाई dx, तो 2x dx इज इक्वल टू dt। तो ऊपर 2x dx को मैंने क्या लिखा है, ऊपर 2x dx को मैंने क्या लिखा है, dt, और नीचे t। अब 1/t की इंटीग्रेशन होती है log mod t + c। अब mod t कितना था आपका, x² + 1 + c। अब देखो यही दो पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशंस मैंने आपको क्यों करवाई हैं, यही दो पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशंस मैंने आपको क्यों करवाई हैं, क्योंकि मुझे आपको कुछ फॉर्मूलास देने हैं यहाँ से। देखो मुझे पता है कि इंटीग्रेशन में क्या होता है कि अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि सर हमें कैसे पता लगा कि ऐसे करना है, तो प्लीज़ घबराओ मत। यहाँ से हमने दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट सीखे हैं कि अगर फंक्शन की पावर n है और साथ में उसका डेरिवेटिव पड़ा है, तो फंक्शन की पावर n+1 है अपॉन n+1 + c, ये डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ। ये आपको नेक्स्ट फॉर्मूलास में हेल्प करेगी। ध्यान से देखो, फंक्शन कौन है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, साइन का डेरिवेटिव साथ में पड़ा है, तो फंक्शन की पावर 3/3 + c, तो यही यहाँ पर मैंने आपको बोला है, फंक्शन की पावर n उसका डेरिवेटिव पड़ा है। सेम इसको देखो, फंक्शन नीचे या डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो लॉग मॉड फंक्शन, तो यही यहाँ पर है, इसका डेरिवेटिव कितना है, x² + 1 का डेरिवेटिव कितना है, 2x, वो ऊपर पड़ा है, तो लॉग मॉड x² + 1, तो वही है। तो ये दो टेक्निक्स या दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप याद रखोगे कि फंक्शन की पावर n है तो उसका डेरिवेटिव उसके साथ पड़ा है, तो फंक्शन की पावर n+1 अपॉन n+1, फंक्शन की डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, नीचे फंक्शन है लॉग मॉड फंक्शन। तो ये प्लीज़ आप याद रखोगे, दोनों टेक्निक्स हैं आपको। अब देखो इस टेक्निक से हम जो है कुछ फॉर्मूलाज कर सकते हैं जो डायरेक्टली इंटीग्रेशन के हैं। अभी तक हमने कौन से फॉर्मूलाज सीखे हैं सर जी, जो डेरिवेटिव से इंस्पायर्ड हैं। अब tan का हमने इंटीग्रेशन नहीं सीखा, ठीक है, तो tan की इंटीग्रेशन कितनी आएगी, log mod secant x। अब इसके पीछे की अगर मुझे कहानी आपको बतानी हो
तो मैं वैसे ही आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है तो आप हमारी वीडियो चेकआउट कर सकते हो 7.2 की इंट्रोडक्शन। देखो tan x को मैं लिख सकता हूँ sin x बाय cos x। अब मैंने बेसिकली इन टेक्निक्स का यूज़ किया। अब आपको पता है कि साइन कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन, तो मैंने माइनस माइनस लिख दिया। कॉस का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो लॉग मॉड कॉस एक्स, ये आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया, यहाँ पर वही लिखा है। और इस माइनस को अगर मैं इस माइनस को उठा के अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है, तो ये कितना बन जाएगा लॉग 1/cos कितना होता है सीकेंड। मतलब इस तरह से हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। डिराइव करने की जरूरत नहीं है, आप याद रखना कि tan की इंटीग्रेशन लॉग सीकेंड एक्स होती है या माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स, कॉट एक्स की लॉग साइन एक्स। सेम वैसे सीकेंड एक्स की लॉग मॉड सीकेंड एक्स प्लस tan एक्स, को सीकेंड एक्स की लॉग मॉड को सीकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स। प्लीज़ आप याद रखना, इनकी डेरिवेशन अगर आप करना चाहते हो तो 7.2 की इंट्रोडक्शन आप देख सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग ये सफिशियंट है, आपको सिर्फ फॉर्मूलाज ही याद रखने हैं। तो नेक्स्ट है जी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ तक हमने जो भी किया आप 7.2 बड़े आराम से कर सकते हो। 7.3 है वो प्योरली ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड है। वो अपनी हमारी जो अगर आपको क्वेश्चन देखो फॉर्मूला उसमें कोई नहीं है, अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं 7.3 के आप क्वेश्चन चेकआउट कर सकते हो, बट यहाँ पर हम जो है वो सारे बेसिक चीज़ें सीखने आए हैं। तो ये आपका माइंड मैप जिस वीडियो की मैं बात कर रहा था, ये मेरी फर्स्ट मतलब कि जब मैं यूट्यूब पर बहुत नया नया आया था पहली बार, तो मुझे स्टार्टिंग में मैंने बहुत कुछ एफर्ट्स किए कि अलग अलग तरह की वीडियो बनाने की कहीं ना कहीं से, बट लास्ट में मुझे ये आया कि जो बेसिकली मेरे पास खुद के पास है मुझे वही करना चाहिए। तो ये जो मैपिंग है ये मैं पहले मतलब कि ऑफलाइन में कुछ बच्चों को सिखाता था, तो उसको मैंने थोड़ा सा पॉलिश करके यूट्यूब पे डाला और ये वीडियो को मेरे को बहुत प्यार मिला। तो यहाँ पर माइंड मैप टू सॉल्व 99% क्वेश्चंस। तो बेसिकली अगर इस माइंड मैप को आपको करना है, तो आपको दो बातें ध्यान में रखनी होंगी, अलजेब्रिक फंक्शंस, नॉन अलजेब्रिक फंक्शन। ये कंप्लीटली मेरी लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज इधर उधर थोड़ी बहुत हो सकती है, बट आपको ये याद रखना है। तो अलजेब्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं, जैसे ये वाले x² + 3x + 4 मतलब अलजेब्रिक है। x³ कोई भी पॉलिनोमियल हो तो उसको हम अलजेब्रिक बोलते हैं। अब नॉन अलजेब्रिक में कौन कौन से आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक्स वाले सारे आ गए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले सारे आ गए, लॉग वाले सारे आ गए, एक्सपोनेंशियल सारे आ गए। तो फॉर एग्जांपल अगर कुछ कहीं पर ये लिखा हो x sin x, तो इसको मैं नॉन अलजेब्रिक काउंट करूँगा कि यहाँ पर sin x है। अगर लिखा हो log x वो नॉन अलजेब्रिक है। अगर क्वेश्चन में लिखा हो ex वो नॉन अलजेब्रिक है। अगर क्वेश्चन में लिखा हो साइन इनवर्स x की इंटीग्रेशन करो वो नॉन अलजेब्रिक है। तो अलजेब्रिक और नॉन अलजेब्रिक को आई थिंक आप सीख पाए हो, मतलब समझ पाए हो क्या है। अब ये आपका माइंड मैप है, ये आपका बेसिकली माइंड मैप है जिससे आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। पहले अलजेब्रिक फंक्शन की बात करते हैं। अभी आपको बातें अगर आप पहली बार देख रहे हो तो अटपटी लगेंगी, बट क्वेश्चंस में मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। मैंने इसको वीडियोस में भी किया था, आपको थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा। मैं अभी एक बार चेक कर, तो देखो जो आपको ना, देखो मैं आप चलो बाद में बात करते हैं। देखो यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन में नॉर्मली क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। तो अगर ऊपर की डिग्री जो है वो बड़ी है और नीचे की डिग्री छोटी है तो हम डिवाइड करेंगे। याद रखना कहाँ से क्वेश्चन, देखो मेरी जो मैपिंग है वो इसके अकॉर्डिंग है कि क्योंकि इंटीग्रेशन में यही नहीं पता होता है क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा कि हमें डिवाइड करना है क्वेश्चन को। डिवाइड आप जानते हो, वो आपको आगे जगह बता भी दूंगा। डिवाइड करेंगे उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर डिग्री ऊपर छोटी नीचे बड़ी है देन वी गो फॉर डेरिवेटिव, तब हम डेरिवेटिव के बारे में सोचेंगे, ठीक है। लैंग्वेज याद रखना, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की अगर बराबर है तो हम ट्राई टू कॉपी डिनोमिनेटर को कॉपी करने की कोशिश करेंगे। तो ये तीन बातें आप अलजेब्रिक फंक्शंस के लिए याद रखोगे। अगर हम नॉन अलजेब्रिक की बात करें तो यहां पर बहुत कुछ है। तो यहां पर मैंने कहां से स्टार्ट किया है, साइन एंगल से स्टार्ट किया। तो यहां पर बेसिकली मैंने साइन एंगल से स्टार्ट किया, मतलब यहां पर कोई भी नॉन अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है। तो ये बात आप पल्ले बांध लो, जब भी नॉन अलजेब्रिक फंक्शन आए सबसे पहले उसका एंगल चेक करो। सबसे पहले उसका एंगल चेक करो, मतलब एंगल देखो। तो एंगल जो है अगर वो लीनियर फंक्शन है, मतलब अगर एंगल की पावर 1 है, एंगल की पावर अगर 1 है, एंगल जो है वो 1 पावर में भी हो सकता है और वो 1 पावर में नहीं भी हो। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर एंगल लीनियर फंक्शन नहीं है, अगर एंगल लीनियर फंक्शन मतलब वो उसकी पावर 1 नहीं है, तो हम एंगल को ही टी पुट करेंगे।
हम एंगल को ही टी पुट करेंगे, उसके बाद वो इंटीग्रेट हो जाएगा या हम मैपिंग को रिपीट करेंगे। ठीक है, एक बात समझ लो, अगर वो लीनियर फंक्शन ही है, अगर वो उसकी पावर 1 ही है, या तो वो इंटीग्रेबल हो जाएगा या वो इंटीग्रेबल नहीं होगा। अगर वो इंटीग्रेबल नहीं होगा तो हम सेकंड स्टेप के पास जाएंगे कि हम डेरिवेटिव करना है। अगर डेरिवेटिव के साथ हमारी बात बन गई तो वो इंटीग्रेबल हो जाएगा। अगर वो नहीं हुआ तो मैंने काफ़ी कुछ लिखा है, तो इसका मतलब उसको हमें इंटीग्रेशन में पार्ट से करना पड़ेगा। यहाँ पर आइलेट रूल होता है, यहाँ वो स्पेशल इंटेग्रल्स हैं। यहाँ पर मैंने स्पेशल इंटेग्रल्स की कुछ कैटेगरीज लिखी हैं। पार्शियल फ्रैक्शन हो सकती है, वो ई एक्स साइन एक्स ये स्पेशल टाइप है, ई एक्स कॉस एक्स स्पेशल टाइप है, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स स्पेशल टाइप है, और क्वाड्रेटिक फॉर्म, मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है। अभी मुझे पता है जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो कंफ्यूज होंगे, आपको बार बार थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा सब्र रखो। तो यहाँ पर हमें क्या चेक करना, डिग्रीज। ऊपर बढ़ी है तो डिवाइड, नीचे बढ़ी है तो डेरिवेटिव बराबर है तो ट्राई टू कॉपी डिनोमिनेटर। एंगल चेक करेंगे, अगर वो उसकी पावर 1 से बड़ी है तो हम एंगल को टी पुट, मतलब 1 से बड़ी नहीं, मतलब 1 नहीं है तो हम एंगल को टी पुट करेंगे, इंटीग्रेबल हो जाएगा, नहीं तो मैपिंग को रिपीट करेंगे। अगर वो लीनियर फंक्शन ही है तो और इंटीग्रेबल नहीं हो रहा तो दूसरा स्टेप है डेरिवेटिव के पास जाओ। इंटीग्रेट नहीं हो रहा तो फिर ये वाले स्टेप्स हैं, बस इसको याद रखना। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, जैसे देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रही थी कि सर हमें कैसे पता लगेगा, तो ये सब कुछ आपको बताने की कोशिश करूँगा, मैपिंग से जोड़ने की। हर एक क्वेश्चन को, ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन को हम मैपिंग से जोड़ेंगे, अब देखो मैं आपको वैसे ही क्वेश्चन डाल देता हूँ, एक्स स्क्वायर बाय 1 + एक्स क्यूब। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। अभी आप बिल्कुल नए हो इंटीग्रेशन में, ठीक है, बिल्कुल नए हो, तो कैसे करेंगे सर जी, मैपिंग के साथ करते हैं। ओके, ऊपर न्यूमिनेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है। ऊपर डिग्री कितनी है 2, नीचे कितनी है 3। ऊपर कितनी है 2, नीचे कितनी है 3। ऊपर छोटी या नीचे बड़ी है, ऊपर डिग्री छोटी या नीचे बड़ी है, ऊपर छोटी नीचे बड़ी, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव से बात बनेगी। डेरिवेटिव का मतलब ये है पुट, इसको जो है 1 + एक्स क्यूब को टी पुट करो, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 3x², इसका dt/dx। तो ये बेसिकली सब्स्टिट्यूशन है। 3x² dx = dt। मुझे x² dx चाहिए, तो x² dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt/3। तो यहाँ पर x² dx की वैल्यू कितनी बन गई, dt/3, और इसको मैंने क्या फिल किया है, t। अब 1/3 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दो, dt/t। इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी, log mod t + c। ठीक है, और t जो है, t की वैल्यू कितनी है, t जो है यहाँ पर लिख दो 1/3 log mod 1 + x³ + c। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल मैं आपको और करके दिखाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था, मान लो एक क्वेश्चन आ जाए पेपर में, ये वाला x³ sin x⁴ dx। मैंने आपको बताया था ना कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया तो आपको आइलेट लगाना पड़ेगा, बट इसमें आइलेट नहीं लगेगा। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, देखो मैंने देखा कि सबसे पहले ये नॉन अलजेब्रिक है, नॉन कोई साइन है, तो क्या चेक करेंगे, क्या लिखा था मैंने यहाँ पर, सबसे पहले एंगल चेक करो। एंगल कितना है, x⁴। अगर x⁴ है, तो ये लीनियर नहीं है, तो इसको एंगल को क्या पुट करेंगे, t। तो हम क्या करते हैं, पुट x⁴ = t। डेरिवेटिव करो 4x³ dt/dx। तो x³ dx = dt/4। अब देखो ये वाला जो x³ है और dx है, इसको थोड़ा इकट्ठा लिखने की कोशिश करें, sin x⁴ x³ dx। साइन x⁴ को मैंने t लिखा है, इसको क्या लिखा है, dt/4। अब इस 1/4 को बाहर निकाल दो, sin t की इंटीग्रेशन कितनी होती है, माइनस कॉस t + c, और t की वैल्यू कितनी है, x⁴ + c। तो देख लो हमने इंटीग्रेट कर लिया, मतलब मैपिंग की हेल्प से हम बड़े आसानी से क्वेश्चंस जो हैं
बड़ी आसानी से क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम आईलेट वगैरह भी लगा सकते हैं कि मतलब मेन बात ये है, मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करूँगा, आप डायरेक्टली तो वो ये वाली जो वीडियो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो ये मतलब ये वाली वीडियो जो है जिसका थंबनेल देख पा रहे हो, ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। इसमें मैंने आपको बहुत थॉरली और भी एक्सप्लेन किया हुआ है। ये वन शॉट है तो इसको उसी अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और फॉर्मूलाज हैं, अब इसके बाद ये बेसिकल है, ये एक्सरसाइज 7.4 से पहले है, 7.4 से पहले है। तो ये फॉर्मूलाज जो हैं ये भी डायरेक्टली इंटीग्रेशन के अपने फॉर्मूलाज हैं। 1/a² माइनस x² की इंटीग्रेशन होती है साइन इनवर्स x बाई ए, ठीक है। और इसकी कितनी होती है 1/a tan इनवर्स x बाई ए। इसको आप थोड़ा सा याद भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर a की जगह पर ये लिख दूँ 1, तो ये बेसिकली साइन इनवर्स x की इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पर a की जगह पर 1 है, इसको ऐसे याद रख सकते हो। और यहाँ पर भी अगर आप देखो, अगर मैं a को 1 लिख दूँ तो 1 + x², ये tan इनवर्स x की है। तो इस तरह से ये दोनों फॉर्मूलास आप याद कर सकते हो। अब ये दोनों बिल्कुल नए हैं, इनको याद मैं कैसे याद रख, मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ, आपको जिस तरह से याद रखने हो आप याद रख सकते हो। पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो x² माइनस a², मैंने इसको याद रखा है कि x² माइनस a², और ये उल्टा है, a² माइनस x²। इसको मैंने याद रखा हुआ 1/2 है log x माइनस x प्लस ए। अब ये उल्टा है, इसमें ऊपर प्लस है नीचे, अगर यहाँ पर जो भी है इसका उल्टा, यहाँ पर ये माइनस ऊपर है तो यहाँ माइनस नीचे है, यहाँ पर प्लस नहीं ऊपर है, यहाँ पर प्लस नीचे है, यहाँ पर प्लस ऊपर है। बस ये इस तरह से याद रखोगे। अब ये भी अपनी तरफ से याद रखने पड़ेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पर जो भी x², देखो यहाँ पर ये इसका अंडर रूट है, तो लॉग मॉड और ये दोबारा लिख दो, यहाँ पर भी लॉग मॉड और ये दोबारा लिख दो। तो इस तरह से ये फॉर्मूलाज हैं, ये आपको याद ही रखने हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ। अगर आप ये वाले फॉर्मूलाज कर लेते हो तो आपको 7 पॉइंट, देखो मैं आपको वैसे बताऊँ, जिन बच्चों को भी इंटीग्रेशन में थोड़ा बहुत भी डर लगता है तो वो 7.4, 7.5, 7.6 कर जाना, आपको 3-4 नंबर का, देखो ऑलमोस्ट 10 नंबर का पेपर इंटीग्रेशन में से आएगा, आप ऑलमोस्ट जो है 3, 4 या 5 नंबर भी इंटीग्रेशन में से निकाल सकते हो अगर आप 7.4, 7.5, 7.6 करके चले जाते हो, और ये ऑलमोस्ट इन फॉर्मूला से हो जाएगी। अब ये जो फॉर्मूलाज हैं, अब इसमें ये वाला जो फॉर्मूला है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो बच्चे सिर्फ बेसिक से इंटीग्रेशन कर जाएं और ये एक फॉर्मूला कर जाएं तो उनको आपका जो 8th चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। आप बड़े आराम से ये फॉर्मूला कर जाना और पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा। तो अब इसको भी मैंने याद करने की टेक्निक बताई हुई है। 3 फॉर्मूलाज हैं, a² माइनस x², x² प्लस a², x² माइनस a²। तो ध्यान से देखो, x/2, 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 a²/2, 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 यहाँ पर प्लस प्लस, यहाँ पर सिर्फ माइनस है, ये प्लीज़ याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर ये सेम लिखा हुआ है, यहाँ पर ये सेम लिखा हुआ है, यहाँ पर ये सेम लिखा हुआ है। अब ये a² माइनस x², ये रहा साइन इनवर्स x बाई ए, तो यहाँ पर वही लिखा साइन इनवर्स x बाई ए, x² प्लस a², x² प्लस a², लॉग मॉड x² प्लस a², वही लिखा है यहाँ पर, और x² माइनस a², तो ये रहा लॉग मॉड x प्लस, मगर वही है। मतलब इस तरह से अब देखो याद करने की टेक्निक है, स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज़, इसका याद रखने की टेक्निक है, याद आपको खुद करने हैं। मैं आपको अपने तरीके बता रहा हूँ कि किस तरह से मैंने याद रखा था, तो इससे आप जो है काफ़ी कुछ कर सकते हो। अब देखो स्पेशल टाइप, जो मैंने आपको मैपिंग में बताई थी, ये पहली स्पेशल टाइप है। अगर आपको कभी भी ऊपर कुछ ना मिले, नीचे क्वाड्रेटिक हो, ऊपर कुछ ना हो, क्वाड्रेटिक के ऊपर अंडर रूट हो, या ऊपर ही क्वाड्रेटिक हो, तो वी विल, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, वी विल सॉल्व ऑल दीज टाइप्स विद परफेक्ट स्क्वायर और डायरेक्ट फॉर्मूला। या तो जितने हमने फॉर्मूलाज यहाँ पर किए हैं उससे हो जाएगा, अगर उससे नहीं हुआ तो यहाँ पर हम परफेक्ट स्क्वायर से करेंगे। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है या उसके स्टेप्स क्या हैं, वो मैंने आपको 10th में हमने सीखे हुए हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड स्क्वायर इट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द आंसर। तो अभी मैं आपको सिर्फ ऊपर से बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको 7.4 करनी है तो उसके सारे क्वेश्चंस आप इन्हीं, मतलब मेन बात यह है कि आप इसी तरीके से सीखोगे। एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, बाकी पूरी अगर आप क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो आप वीडियो जो है वो चेकआउट कर सकते हो। तो मान लो पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए,
ये आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। यस बिल्कुल, देखो समथिंग अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो इसको हमने कैसे करना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हम इसको परफेक्ट स्क्वायर से करेंगे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर में मेथड क्या है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना होना चाहिए 1। तो सबसे पहले इसको कॉमन ले लो, इसको पहले कंसिडर कर लो 9x² प्लस 6x प्लस 5। तो आप क्या करो, इसमें से कॉमन ले लो 9, तो अंदर कितना आएगा x² प्लस 6/9 x प्लस 5/9। आपको पता है कि x² का कॉफिशिएंट 1 हो गया। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके बाद लिखा हुआ है हाफ द कॉफिशिएंट ऑफ x। इसका हाफ करो, कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है 6/9, इसका हाफ कर दो। 2 3 6, 3 3 9, कितना आया 1/3, उसका कर दो स्क्वायर 1/9। तो 1/9 को 6/9 x प्लस 5/9, 1/9 को जो है वो एक बार ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। अब इससे फ़ायदा क्या है, तो ये बात आप याद रखोगे, कि यहाँ पर जो भी मैंने लिखा है, जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने 9, तो x² और 6/9 x इसको ऐड किया, उसको लिखो। बाकी पीछे कितना रह गया 5/9 और माइनस 1/9। तो ये बेसिकली ये आपका ना, ये एक्चुअली आई थिंक इसको कट कर दो, 3 2 6, 3 3 9। तो ये बेसिकली आपका x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर है। आप चेक कर लो, हमेशा ऐसा बनेगा a² प्लस b² प्लस 2ab। चेक करो, वही लिखा मैंने। ठीक है, तो इस तरह से ये बन जाएगा। तो ये बन गया 4/9। अब इसको वापस से इंटीग्रेशन में फिल करो। अब 9 तो बाहर ही निकाल लो, ये बन गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। इसको आप लिख लो 2/3 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब जैसे ये आ जाए आप ध्यान से देखो, ये किसी फॉर्मूला से मैच करेगा, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है। तो अंडर रूट तो नहीं है, तो x² प्लस a² के साथ मैच कर रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर मैच कर रहा है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। फॉर्मूला कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला x² प्लस a²। कितना आंसर है इसका 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो मैच कर रहा है। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। तो 1/9 1/a कितना है 2/3 tan इनवर्स x/a प्लस c। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को जो है वो स्पेशल टाइप के सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट आपको जो मैपिंग है वो याद रखनी है कि मैपिंग के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो, अगर नेक्स्ट हम बात करें वो है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पार्शियल फ्रैक्शन मैं आपको बताऊं तो पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो अपने आप में कोई इंटीग्रेशन का कोई प्रोसेस नहीं है। इंटीग्रेशन का जो है वो प्रोसेस नहीं है। देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या इंटीग्रेशन का प्रोसेस नहीं है, क्योंकि आपके मन में यही क्वेश्चन होना चाहिए ना कि पार्शियल फ्रैक्शन है क्या। देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 4/3/2 है, तो आप क्या कहोगे, सर 4/2 प्लस 3/2, इस तरह से लिख सकते हो ना। बट अगर मैं ये बोलूँ 2/4 प्लस 3, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन इसी तरह से ही है। तो मान लो अगर कुछ इस तरह से है fx इंटू gx, ये कुछ मल्टीप्लाई में है। अगर मैं किसी तरीके से इनको प्लस और माइनस में सेपरेट आउट कर दूं, अगर मैं किसी तरीके से इसको प्लस माइनस में सेपरेट कर दूं, तो ये जो है ये क्या है, ये सारा क्या है प्रोसीजर, ये सारा क्या है प्रोसीजर ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये सारा आपका प्रोसीजर ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो प्रोसीजर ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन है।
तो अब पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करना है उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, ये कुछ रूल्स हैं, ये 3 हम इसमें बेसिकली रूल फॉलो करते हैं। अगर आपको कभी भी ऐसी टाइप मिल जाए कि नीचे फैक्टर्स बने हुए हैं, 3 भी हो सकते हैं 2 भी हो सकते हैं, तो उसको हम ऐसे सेपरेट करेंगे a/x-a, b/x-b, अगर 3 है तो c/x-, जो भी लिखा हुआ है या प्लस लिखा हुआ कुछ भी, यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर फ़र्क देखो इन दोनों में क्या फ़र्क है, इस ऊपर वाले को मत देखो, ध्यान से देखो फ़र्क क्या है कि यहाँ पर स्क्वायर है, इसको मैं रेड में मतलब हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ स्क्वायर है। अगर यहाँ पर होल का स्क्वायर आ जाए तो a/सिंगल पावर, b/डबल पावर और c/x-b। अगर यहाँ पर क्यूब होता तो मैं लिखता a/x-a, b/x-a का होल स्क्वायर और c/x-a का होल क्यूब, d/x-b। तो इस तरह से हम करेंगे। वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से इसको सेपरेट आउट करना है। ये लिखने का तरीका है, ये पार्शियल फ्रैक्शन के डायरेक्टली रूल है। ये जो यहाँ पर जो भी प्रोसीजर हुआ है ये किसी की मेहनत है, वो मैंने आपको डायरेक्टली यहाँ पर बताई है कि इस तरह से हम काम करेंगे। और ये थर्ड टाइप जो है इस थोड़ी सी मतलब कि इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में क्वेश्चन नॉर्मली आ सकता है। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि फैक्टर्स तो बने हुए हैं, यहाँ पर क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, ध्यान से देखो। अब क्वाड्रेटिक जो है इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे होंगे, यहाँ पर जो भी क्वाड्रेटिक होगी उसके फैक्टर्स नहीं बन रहे होंगे। अगर फैक्टर्स नहीं बन रहे होंगे तो कैसे लिखेंगे, a/x-a, और जिसके फैक्टर्स नहीं बन रहे उसको ऐसे लिखेंगे bx+c/ वो क्वाड्रेटिक। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखोगे, ये 3 टाइप हैं, इन तीनों में से हम क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। एक मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम करेंगे। तो जैसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही है, इसके आगे क्या है, इंग्लिश में पार्ट्स हैं, तो देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उसको करते हैं सॉल्व। यहाँ पर लिखा हुआ है x+1 x+2, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैं डायरेक्टली आपको देखो, अब फैक्टर्स बने हुए हैं, और अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में करना है, देखो यहाँ मैं जस्ट आपको एक 1 शॉट के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगर आप बहुत डिटेल में करना चाहते हो तो आप वीडियो जो है 7.5 की इंट्रोडक्शन और इस क्वेश्चन सॉल्व मतलब इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो, वो आपको हमारे चैनल पर मिल ही जाएगी। अब ये देखो कौन सी टाइप लग रही है, ये फर्स्ट टाइप लग रही है, यहाँ पर स्क्वायर वगैरह तो है नहीं है, ये फर्स्ट टाइप है। तो हम क्या करेंगे, लेट x/x+1 x+2 को हम क्या लिखेंगे, a/x+1 b/x+2, ठीक है। इसको नंबर 2 दे दो, इसको नंबर 1 दे दो। अब हमें क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x+1 कट जाएगा, तो a के साथ रह जाएगा x+2, और सेम वे से b के साथ क्या रह जाएगा, x+1। कुछ यहाँ पर टीचर्स ये बोलते हैं कि इसका एलसीएम ले लो, मैं ये बोलता हूँ कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कभी गलती नहीं होगी। अब बेसिकली मुझे मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट क्या है, यहाँ पर a और b की वैल्यू को ढूंढना, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के। आप क्या करो, पुट x को -2 पुट कर दो, ताकि x को -2 इसलिए पुट करना है ताकि यहाँ पर मेरे पास ये 0 बन जाए। तो -2 + 2, इससे मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी। हमेशा इसी तरह से करेंगे। तो -2, यहाँ पर 0, यहाँ -1, तो b की वैल्यू बेसिकली 2 आ गई, ठीक है। सेम वे से अगर हम आगे चलें तो आगे देखो कैसे करेंगे। तो अब पुट करो x को -1, पुट करो, तो x की जगह -1, x की जगह पर -1, x की जगह पर -1, तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, विच इम्प्लाइज a की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यूज इन 2 में वैल्यू फिल कर दो। तो विच इम्प्लाइज x/x+1 x+2, a की वैल्यू है -1, b की वैल्यू है 2। तो देख लो हमने इसको सेपरेट आउट कर लिया। देखो ये हवा में तीर नहीं मारा, इसको सॉल्व करके देखना, इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करना। वैसे ही आपको बता रहा हूँ ये स्टेप नहीं करना हमें। -x -2, इसको मल्टीप्लाई करो 2x+2, नीचे कितना आएगा, x+1 x+2, 2x - x,
2x माइनस एक्स कितना आएगा, ये माइनस टू कट गया, 2x माइनस एक्स, एक्स ऊपर x प्लस, नीचे x प्लस 1 x प्लस 2, देखो वही बन गया। यानी कि जो भी हमने किया ये बिल्कुल सही किया। हम इस चीज़ को इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, पुट इन 1। अब इसको 1 में पुट करने का क्या मतलब है, इसको इंटीग्रेट करना, यानी कि मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। अब ये इंटीग्रेशन बहुत इजी है, देखो ये 1/x और x सिंगल पावर में, इसका डेरिवेटिव 1 ऊपर पड़ा है, तो लॉग मॉड फंक्शन, और यहाँ पर भी इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है लॉग मॉड फंक्शन। तो इस तरह से हमने एक पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। फिर से आपको बोल रहा हूँ, अगर आप बहुत डिटेल में करना चाहते हो तो 7.5 पूरी चेकआउट करनी पड़ेगी और बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। 7.5 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आपकी लास्ट टाइप है, मतलब लास्ट टेक्निक बोल लो इसको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसमें बेसिकली क्या है, इसमें बेसिकली क्या है कि हमें ना एक रूल फॉलो करना होता है कि अगर दो फंक्शंस इकट्ठे आ जाएं, वो भी मल्टीप्लाई में, तो इसमें ऐसे होता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज v की सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन और फिर होल की इंटीग्रेशन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, दोबारा बोल देता हूं, फर्स्ट की इंटीग्रेशन, सॉरी फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन और जो भी आंसर आएगा उसकी फिर से इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फर्स्ट और यहाँ पर जैसे डेरिवेटिव में क्या होता था कि कोई भी फर्स्ट फंक्शन मान लो, कोई भी सेकंड फंक्शन मान लो, प्रोडक्ट रूल लगा दो। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें फर्स्ट और सेकंड जो है वो इसके अकॉर्डिंग होता है। आई लेट यहाँ पर हम रूल जो है वो फॉलो करते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप रखना चाहते हो रख सकते हो। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ मैं लिख देता हूँ, हम ऑर्डर इसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, हम ऑर्डर जो है वो इसके अकॉर्डिंग जो है वो सेट करते हैं। कैसे सेट करते हैं कि जैसे सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आएगी। L स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक फंक्शंस, A स्टैंड फॉर अल्जेब्रिक मतलब पॉलिनोमियल, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो गया, T मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाले, E मतलब एक्सपोनेंशियल। मतलब अगर मैं यहाँ पर ये लिखूँ साइन एक्स इंटू ई एक्स, मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो ये पहला फंक्शन नहीं हो सकता। ये पहला फंक्शन ही होगा, टी पहले आया ई बाद में आया। ठीक है, तो और कुछ एग्जांपल करवाता हूँ। जैसे मान लो साइन एक्स लॉग एक्स, मान लो कुछ मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, मान लो, तो ये फर्स्ट फंक्शन नहीं होगा। फर्स्ट फंक्शन पहले एल है, टी बाद में है, मतलब एल लॉग पहले आ रहा है, टी बाद में आ रहा है, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड होगा। तो प्लीज़ इस बात को आप ध्यान रखोगे। इसके अकॉर्डिंग जो है वो हम ऑर्डर डिसाइड करेंगे। अब देखो एक आपको आईलेट का भी मैं करवा देता हूँ। ऐसा करते हैं, देखो एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको ये भी क्वेश्चन बताया था, याद करो आज ही, याद है मैंने आपको ये बताया था कि इसमें आईलेट नहीं लगेगा, इसमें आईलेट लगेगा। तो उसका फ़र्क भी थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करूंगा। तो देखो मान लो आपके सामने पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या ध्यान में देना है, कि सर जी ये नॉन अलजेब्रिक है। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, यस बिल्कुल सही बोला, हम एंगल चेक करेंगे। इसका एंगल कितना है, एक्स। इसका एंगल कितना है, एक्स। वो लीनियर है। अगर वो सिंगल पावर में है तो हमें, अगर वो सिंगल पावर में है, देखो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, देखो ध्यान से, सिंगल पावर में है ना, इसको ध्यान से देखना। सिंगल पावर में कहाँ पर गया, सिंगल पावर मतलब लीनियर फंक्शन है, इंटीग्रेबल हो रहा है क्या, एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन है, नहीं। अगर वो नहीं हो रहा देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। अगर डेरिवेटिव से भी बात नहीं बनी तो देन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या कुछ भी स्पेशल इंटीग्रल वगैरह। ठीक है, तो यहां पर आगे कर चलते हैं, कहां पर गया,
यस ये रहा। तो यहाँ पर हमारी मतलब कि एंगल को टी पुट कर, मतलब कि वो एंगल तो से बात नहीं बन रही, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव। सीकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स है नहीं, एक्स का डेरिवेटिव, ये आपस में डेरिवेटिव से भी बात नहीं बन रही। अगर डेरिवेटिव से भी बात नहीं बन रही और दो फंक्शन है तो यहाँ पर हम आइलेट रूल जो है वो लगाएंगे। आइलेट, देखो ये स्पेशल टाइप भी नहीं है, मैंने आपको स्पेशल टाइप ऑलमोस्ट सभी मेंशन की हुई हैं। तो आइलेट के अकॉर्डिंग एक्स कौन सा है, एक्स कौन सा है आप मेरे को बताओ। एक्स है आपका अलजेब्रिक, ये है आपका ट्रिग्नोमेट्री, ए पहले आ रहा टी बाद में आ रहा, तो मतलब ये हमारा फर्स्ट फंक्शन ही है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो कैसे करेंगे, एक्स एज इट इज सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस एक्स का फर्स्ट का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन, सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन फिर होल की इंटीग्रेशन। अब सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन आपको डायरेक्टली आती है tan x, ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 tan x dx। अब एक साइन और पड़ा इंटीग्रेशन का, फिर से इंटीग्रेशन कर दो, tan x की इंटीग्रेशन होती है log mod सीकेंड x प्लस c। तो ये आपका आंसर है। तो यहाँ पर देखो हमने आइलेट लगाया और यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन लिखा था उसमें आइलेट नहीं लग रहा था, तो ये आपको कौन बताएगा, यस हमारी मैपिंग बताएगी, अगर आप मैपिंग को ध्यान से कर लेते हो। तो आइलेट प्लीज़ आप ध्यान में रखना किस तरह से करना है। 7.6 के बेसिकली ये 7.6 है, आइलेट वाली जो है वो 7.6 है। तो 7.4 में आपके क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन है मोस्टली, ठीक है, जो आपके मैपिंग से हो जाएंगे। 7.5 में सारे पार्शियल फ्रैक्शन के हैं, वो भी मैपिंग से हो जाएंगे। 7.6 में जो है आपके आइलेट वाले हैं, ये भी मैपिंग से हो जाएंगे। और अगर आप 3 एक्सरसाइज कर लेते हो तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप 3, 4, 5 नंबर का पेपर इंटीग्रेशन 10 नंबर में से निकाल सकते हो। यस, कुछ स्पेशल टाइप्स हैं, तो देखो स्पेशल टाइप्स में जितनी भी मतलब कि इंटीग्रेशन में स्पेशल टाइप्स हैं वो सब मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दी हैं, तो सबसे पहले इस स्पेशल टाइप की बात करते हैं, ई एक्स साइन एक्स या ई एक्स कॉस एक्स। तो ये मतलब कि दो तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ई एक्स के साथ साइन एक्स आ सकता है, ई के साथ कॉस एक्स आ सकता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, हमेशा इस तरह के इंटेग्रल को आई सपोज करो और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ, फिर आई ही बनेगा। तो मैं थोड़ा सा इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर आपको लगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है तो आपको ये पता होना चाहिए। मान लो हम ई एक्स साइन एक्स की बात करते हैं, इसको मान लो इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इसको मान लो इंटीग्रेट करना है, तो लेट इसको क्या मान लो आई, जैसा कि मैंने मतलब कि यहाँ पर बताया था। अब आइलेट लगेगा, आइलेट LATE, ठीक है, तो ये कौन सा एक्सपोनेंशियल है, ये एक्सपोनेंशियल है, ये ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री पहले आएगा, तो विच एम्प्लाइज साइन एक्स पहले EX की इसको ऐसे, ठीक है। अब इंटीग्रेट करें, अब आपको पता फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मुझे इंटीग्रेशन करनी है EX की, फर्स्ट का करना है मुझे डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन, और फिर जो भी आंसर आएगा उसकी होल की इंटीग्रेशन, ठीक है। तो करते हैं इसको, I इज इक्वल टू साइन एक्स। अब EX की इंटीग्रेशन EX ही होती है, साइन का डेरिवेटिव cos x ही होता है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, EX की इंटीग्रेशन EX ही होती है। ध्यान से देखो यहाँ पर हमारे पास फिर से cos x EX बन गया, हमारे पास फिर से जो है वो cos x EX बन गया। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, फिर से इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाएंगे, I इज इक्वल टू साइन एक्स EX माइनस, अब यहाँ पर फिर से हम इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाएंगे, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मुझे इंटीग्रेशन करनी है EX की, ठीक है। अब इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पर करते हैं, मुझे डेरिवेटिव, थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि वन शॉट है, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो हमारी आप कंप्लीट सीरीज जो है वो देख सकते हो, ठीक है। फिर होल की इंटीग्रेशन, तो इसको सॉल्व करते हैं, साइन एक्स EX माइनस कॉस एक्स, EX की इंटीग्रेशन EX, कॉस का डेरिवेटिव कितना होगा माइनस साइन एक्स, EX की इंटीग्रेशन EX साथ में DX। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा था, इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाओ, फिर से आई ही बनेगा। कहाँ पर आई बना है, अगर इस माइनस को मैं बाहर ले आऊँ,
ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा प्लस। और अगर ये प्लस बन गया और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है आई, तो आई इज इक्वल टू साइन एक्स ई एक्स माइनस कॉस एक्स ई एक्स माइनस, इस माइनस को मैं अंदर ले गया आई। अब इस आई को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा 2i इज इक्वल टू साइन एक्स ई एक्स माइनस कॉस एक्स ई एक्स। तो i इज इक्वल टू 1/2, ई एक्स कॉमन ले लो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो इस तरह से हम इस तरह के स्पेशल इंटीग्रल को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर दूसरी स्पेशल टाइप की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि ई के साथ फंक्शन होगा, साथ में उसका डेरिवेटिव। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली ऐसे लिखा होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है। वैसे इसका आंसर जो है वो, वैसे इसका आंसर हमेशा ई एक्स एफ एक्स ही आएगा। इसकी भी एग्जाम्पल कर लेते हैं, इसकी भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखो करते हैं, बहुत सिंपल सी एग्जांपल लेंगे ताकि आपको बस एक क्लियर हो जाए। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, मान लो ये पेपर में क्वेश्चन आ जाए, ये कई बार आया भी हुआ है, कहाँ पर आया हुआ है, एमसीक्यू। ठीक है, अब आपको पता है tan x का डायरेक्ट सीकेंड स्क्वायर है। सबसे पहले मैंने देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है हमेशा सेपरेट करो, सेपरेट कर लिया। जिसका जो डेरिवेटिव है उसको ऐसे ही छोड़ दो, ये लास्ट में कट जाएगा, इसको इंटीग्रेट करो। ठीक है, तो यही स्टेप्स जो मैंने लिखे हैं वही फॉलो करेंगे। तो इसको लिखो, इसको लिखो ई एक्स टैन एक्स डी एक्स प्लस ई एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आपको पता टैन का डायरेक्ट सीकेंट स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्या लगेगा, आईलेट, यहाँ पर क्या लगेगा, आईलेट। ठीक है, तो आईलेट, आईलेट में क्या होता है, आईलेट। अब ये आपका एक्सपोनेंशियल है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री है, तो टी पहले है, तो विच एम्प्लाइज, एक स्टेप और कर देता हूँ, टैन एक्स ई एक्स डी एक्स, और इसको करो जी कॉपी, इसको करो कॉपी यहाँ पर। ठीक है, इसको अलग कलर में ही कर देते हैं क्योंकि इसको हमें वैसे ही लिखना है। ठीक है, इसको हमें ऐसे ही लिखना है, छोड़ना है। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, टैन एक्स एज इट इज़, मुझे इंटीग्रेशन करनी है ई एक्स की, माइनस फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। फर्स्ट कौन है, टैन एक्स, सेकंड कौन है, ई एक्स, उसकी इंटीग्रेशन, फिर होल की इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसको जैसा कि मैंने बोला था इसको कॉपी करना है, तो कॉपी करके यहीं पर इसको जो है वो रख लो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। तो देखो इसको tan x एज इट इज, यहाँ पर ई एक्स की इंटीग्रेशन कितनी होगी, ई एक्स माइनस tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स, ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था इसको तो वैसे ही लिखना है, इसको तो वैसे ही लिखना है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और बीच में कितना है, प्लस। अब ये माइनस है, ये प्लस है, ये कट गया, तो मेरे पास मेरा आंसर कितना आ गया, tan x ई एक्स, जो मैंने आपको वहाँ पर बोला था, यहाँ पर आप प्लस सी लिख सकते हो। तो इस तरह से मैंने दोनों स्पेशल टाइप्स जो हैं वो आपको बता दी कि किस तरह से हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद बेसिकली एक स्पेशल टाइप और है, अब ये भी एक स्पेशल टाइप है। अब वैसे इसके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, मैं आपको यहाँ पर सॉल्व भी नहीं कराऊंगा। शायद से इंटीग्रेशन में एक क्वेश्चन है, शायद से इंटीग्रेशन में एक क्वेश्चन है, उसको आप बुक में ही मतलब कि देख सकते हो, या अगर आपको जब नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे उसमें हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इस टाइप में क्या है कि कुछ खास इसी तरह से नंबर्स लिखे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर प्लस में है, तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है और x माइनस 1/x को टी पुट करना है, और यहाँ पर x माइनस है तो x प्लस 1/x को टी पुट करना है। ये मुझे पता है ये मुश्किल है, हमें ज़्यादा नहीं करना है, एक ही क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में होगा तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जो मेन स्पेशल टाइप्स थी वो मैंने सब आपको बता दी। अब ऑलमोस्ट हम अपनी वीडियो की मतलब कि एंड में जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर टॉपिक की बात करें तो इंटीग्रेशन हमने की है। इंटीग्रेशन बेसिकली दो तरह के, इनडेफिनेट, डेफिनेट, मैंने स्टार्टिंग में ही बात की थी। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो अगर मैं इनडेफिनेट की बात करूँ तो अगर मुझे मान लो 3x² की इंटीग्रेशन करनी है तो अब आपको आती है, इसका आंसर आएगा 3x³ / 3 + c। तो बेसिकली इसका आंसर कितना हुआ, इसका आंसर हुआ x³ + c। ये इनडेफिनेट क्यों है, ये इनडेफिनेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और दूसरे तरीके यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें
3x² dx की। तो यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ 2 से 4, अब बेसिकली इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको हम क्या बोलते हैं अपर लिमिट, और इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। जहाँ पर भी ऐसे लिमिट्स लिखी होंगी, जहाँ पर भी ऐसे लिमिट्स लिखी होंगी उसको हम डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। डेफिनेट क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न है। तो इसका आंसर कितना आएगा, उसी तरह से 3x³/3, यहाँ पर बस c नहीं आएगा, यहाँ पर c नहीं आएगा, तो इसको आप यहाँ पर कट कर दो। तो मेरे पास अपर लिमिट माइनस लोअर, देखो x³ है, तो जहाँ पर भी x है उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है, अपर लिमिट जो लोअर लिमिट जो है वो फिल कर दो। तो यहाँ पर जैसे 4 का क्यूब कितना होता है 64, यहाँ पर 8, तो आई थिंक ये 56 आ गया। तो देख लो यहाँ पर हमारा जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर जो है वो डेफिनेट है, 56 है। यहाँ पर इसके आंसर जो चेंज हो सकते हैं, c की वैल्यू 0 हुई तो कुछ और आंसर है, 1 हुआ तो कुछ और आंसर है, 2 हुआ तो कुछ और आंसर है। तो आई होप पहले आप डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल में फ़र्क जो है वो समझ पाए हो। अब अगर आगे की स्लाइड में आ जाऊँ तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता रहा हूँ। तो डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कैसे करना है मैंने आपको वो बता दिया, तो मैं आपको वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ। इसके बाद बेसिकली ना एक्सरसाइज होती थी 7.8 जो होती थी लिमिट ऑफ अ सम। अगर आपके वो सिलेबस में है, अगर वो आपके वैसे तो CBS ने उसको हटा दिया है, बट अगर आप किसी और बोर्ड से हो और अगर आपके वो सिलेबस में है तो आप हमारी वो वीडियो जो है वो नीचे प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, उसमें 7.8 की इंट्रोडक्शन भी देखना, जिसमें मैंने ये बताया हुआ है कि डेफिनेट इंटीग्रल जो है एज अ लिमिट ऑफ सम। और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जब आप नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन जो है बेसिकली, अगर हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की बात करें वो होता है एरिया अंडर द कर्व। तो इंटीग्रेशन हमें एरिया अंडर कर्व कैसे देता है, तो उसकी जो बात है वो हम लिमिट ऑफ सम में बात करते हैं, बट आजकल वो डिलीटेड है। बट फिर भी अगर आपको करना है तो वहाँ जिस तरह से मैंने आपको बताया वो प्लेलिस्ट में 7.8 की इंट्रोडक्शन में जाके आप चेकआउट कर सकते हो, बट अभी के लिए वो डिलीटेड है। तो जो बच्चे जिनके पास पुरानी NCERT है वो 7.9 और 7. अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल की 3 एक्सरसाइज है बेसिकली 7.9, 7.10, 7.11, जिनके पास नई बुक है उनके पास आई थिंक ये 7.7, 7.8, 7.9 होगी। ठीक है, तो 7.9 और 7.10 में कुछ भी नहीं है, जस्ट ऐसे क्वेश्चन ही होंगे, जस्ट वहाँ पर लिमिट्स लिखी है। मतलब जितने भी क्वेश्चन आपने 7.4, 7.5 और 7.6 में सॉल्व किए हैं उनकी अगर मैं लिमिट्स लगा दूँ तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बट जो लास्ट एक्सरसाइज है 7.11 भी जिसको बोलते हैं, अब वो बेसिकली है प्रॉपर्टीज़ वाली, और प्रॉपर्टीज़ वाली एक ही एक्सरसाइज है बट ये थोड़ी सी मुश्किल है। बच्चों को नॉर्मली मुश्किल लगती है, बट जो मेरे से पढ़े हैं उनको ये मुश्किल नहीं लगेगी। आप जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बेसिकली इसमें है क्या, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करते हैं, और वो जो प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन है नॉर्मली कई बार पेपर में आपको 3 मार्क्स में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। तो प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है कि पहली प्रॉपर्टी है fx dx ab ft dt ab, मतलब इसका मतलब सेम है। मैं आपको इसका मतलब जस्ट समझा देता हूँ। देखो इसका मतलब क्या है, अगर मैं मान लो x को इंटीग्रेट करूँ 1 से लेके 2 तक है, इसका आंसर आएगा x²/2। यहाँ पर आप लिमिट्स को फिल करोगे तो 1/2 को तो बाहर निकाल दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे ही करते हैं। तो 1/2 यहाँ पर आएगा 4 - 1, दैट मीन्स 3/2। सेम वे से अगर मैं यहाँ पर t dt की बात करूँ, ध्यान से देखो मैंने x3 का t लिखा है, dx की जगह dt लिखा है, सेम वही है, तो लिमिट्स भी सेम रहेंगी। तो हमारा सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वही आएगा, सेम वही आएगा, कोई भी फ़र्क नहीं है। अगर आपको लगे तो मेरे को बताना। तो कितना आ गया यहाँ पर 3/2, मतलब यहाँ पर कोई भी फ़र्क जो है इनमें नहीं है। मतलब इस तरह से हम कर सकते हैं। ये जस्ट मैंने आपको समझाया, इसके प्रूफ हमें पेपर में नहीं करने, हमें जस्ट प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए। अब यहाँ पर भी सेम है। अगर मान लो मैंने x dx की इंटीग्रेशन अभी की है, x dx की इंटीग्रेशन अभी की है, इसका आंसर कितना आया 3/2। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, a से b है, तो मैंने लिमिट्स को उल्टा कर दिया। अगर मैं यहीं पर लिमिट्स को जो है उल्टा कर दूँ, 2 से 1 लिख दूँ x dx, तो कितना आंसर आएगा x²/2, 1 से लेके 2 तक। तो 1/2 बाहर निकाल लो,
कैसे करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट हमारी 1 थी, ये 4 है, ठीक है। लोअर लिमिट कितना आंसर आ गया, -3/2। जो आंसर पहले 3/2 था अब कितना आ रहा है, माइनस। तो यहाँ पर भी वही लिखा गया कि माइनस का डिफरेंस है, और इन प्रॉपर्टीज़ में कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट है, ये भी प्रॉपर्टी जो है वो काफ़ी बार यूज़ होने वाली है। ये प्रॉपर्टी भी काफ़ी बार जो है वो यूज़ होने वाली है। अब इसमें मैं आपको यहाँ से मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, ज़्यादा हम सॉल्व नहीं करेंगे। मान लो 1 से लेके 3 तक है, इंटीग्रेशन करनी है मुझे, ठीक है। 1 से लेके 3 तक मुझे इंटीग्रेशन करनी है। तो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, तो इसको आपको पता है इसका आंसर कितना आएगा, x² 1 से लेके 3 तक। 1/2 बाहर निकाल लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये 9 - 1 8 है ना, 8/2। तो कितना आ गया, 4। तो अगर मैं इसको मतलब इस तरह से करूँ, 1 से लेके 2 तक प्लस 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 तक, यहाँ पर यही है। इसका मतलब यही है कि मैं मतलब लिमिट्स को जो है ब्रेक करके लिख सकता हूँ। 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पता है x² 1 से 2। इसका आंसर भी वही x² 2 से 3। तो अपर लिमिट, यहाँ इसको ऐसे करो, पहले 1/4 और 2 बाहर निकाल लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1/2, 4 - 1 3, यहाँ पर 9 - 4 5/2। तो ये बेसिकली 8/2 बन गया, ये बेसिकली 4 ही आ गया। पहले भी आंसर 4 था, अब भी आंसर 4 है। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज जस्ट आपको समझाने के लिए। अब ये जो प्रॉपर्टी में यहाँ पर मैंने आपको लिखी हुई है, ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी हुई है, ये आप ये बोल सकते हो कि ये प्रॉपर्टी जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर दूसरे क्वेश्चन में हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अब इस प्रॉपर्टी को मैं प्रूफ तो नहीं करवाऊंगा, प्रूफ देखने के लिए आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो 7.11 की वीडियो। मैं जस्ट आपको कोई प्रूफ हमें करने ही नहीं है, यहाँ पर जस्ट मैं आपको हमें रिवीजन करनी है कि यहाँ से देखो f मतलब यहाँ पर fx dx कोई फंक्शन है। तो अगर मैं दोनों लिमिट्स को ऐड कर दूँ a + b और उसमें से x को माइनस करूँ, तो इनके आंसर में कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा। इसका ऑल्टरनेट वर्जन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। मेनली प्रॉपर्टी जो है वो ये ज़्यादा यूज़ होती है। 0 से लिमिट लिखी होगी a तक, तो 0 और a को ऐड करो कितना आएगा, a। तो a - x dx का आंसर भी जो है वो सेम आएगा। तो प्लीज़ इसको आप याद रखना, ज़्यादा क्वेश्चंस में क्लियर होगा, ज़्यादा क्वेश्चंस में क्लियर होगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत जो है वो आ सकती है एक बार समझने में। तो ये भी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये कई बार मॉड वाले क्वेश्चंस में यूज़ हो जाती है, ठीक है। तो अगर 0 से लेकर 2a लिमिट हो, जरूरी नहीं कि 2a ही हो, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर 2a है, तो यहाँ पर a का क्या हो, मतलब अगर मान लो यहाँ पर लिमिट हमारी जो है वो 2 है, तो ऐसा करो 4 है, तो 4 का हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। fx dx 2 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये जो 2 है ना, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर f(2a) माइनस, अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाऊँ यही वाली, अगर मैं यहाँ पर यही वाली प्रॉपर्टी लगाऊँ f(2a - x), ठीक है, f(2a - x), उसका आंसर fx के इक्वल ही आ जाए। अगर fx के इक्वल ही आ जाए तो हम इसका आंसर ये आएगा। अगर वो -fx के इक्वल आया तो इसका आंसर डायरेक्टली कितना आएगा, 0। ये कई बार पेपर क्वेश्चन जो है इसका MCQ में आया हुआ है कि इसका आंसर ना माइनस बन रहा है और डायरेक्टली आंसर कितना आएगा, 0। सेम यहाँ पर है। अब ये इसका ये जो प्रॉपर्टी जब लगानी होती है क्लियर भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हो -a to a। नॉर्मली क्वेश्चंस में अगर लिखा हो ना -4 to 4, -5 to 5, तो ये यही वाली प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। तो सेम यहाँ पर भी है। f अगर इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन क्या होता है, देखो इवन फंक्शन क्या होता है। अगर कोई देखो जैसे ये वाला फंक्शन है fx, ये x² है, ये इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। कैसे, इसमें अगर आप -x को रिप्लेस करो, -x का स्क्वायर कितना हुआ, x², मतलब मैंने -x फिल किया, फंक्शन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये इवन है, इवन है, ठीक है। सेम वे से अगर हम यहाँ पर देखें, देखो अगर इसी फंक्शन को मैं चेंज कर दूँ, अगर इसी फंक्शन को मैं चेंज कर दूँ x³, इसमें माइनस फिल करो, तो -x³ कितना आएगा, -x³। तो फंक्शन में जैसे ही मैंने माइनस में चेंज किया
तो माइनस बाहर आ गया इसका, इसको हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। तो अगर ऑड फंक्शन है तो इसका डायरेक्टली आंसर 0 आएगा, अगर इवन फंक्शन है तो लिमिट जो है वो 0 से a हो जाएगी और 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी थी, ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी थी और हमने पूरी इंटीग्रेशन को सॉल्व कर, मतलब एक बार मैंने थॉरली बता दिया, एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं, एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं। देखो जल्दी से रिकॉल करते हैं, वो जरूरी है क्योंकि इंग्लिश में बहुत कुछ है, ठीक है। मैं जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो से आपसे प्रॉमिस लिया था, प्लीज़ इस वीडियो को ठंडे दिमाग से, प्लीज़ इस वीडियो को जो है वो ठंडे दिमाग से देखना, क्योंकि इसमें और कुछ भी नहीं है, जस्ट आपकी थोड़ा सा सब्र है और थोड़ी सी वो हमारी माइंड मैप आपको हेल्प करेगी। देखो सबसे पहले ना मैं आपको बताया कि इंटीग्रेशन जो रिवर्स प्रोसेस होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि किसी भी टेंजेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हम बहुत सारी कर्व्स लिख सकते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, आप सिंपली उसे बोलना कि फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में मैंने आपको कहानी बताई थी और इसके ये भी बताया था कि यहाँ पर -1 क्यों नहीं आ सकता और सी जो कॉन्स्टेंट है वो क्यों आया। तो ये सब कुछ ये फॉर्मूला है, ये मेन फॉर्मूला है आपका, ठीक है। इसके बाद ये तो वैसे ही है, ये कुछ खास नहीं है, जो बातें इंपॉर्टेंट है वो बोल रहा हूँ। ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, सारे फॉर्मूलाज हैं, ठीक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, वन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कि नॉर्मली इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला ऐसे ही काम करता है, बट यहाँ पर ये फॉर्मूला इस तरह से काम नहीं करेगा। इसके पीछे के रीजंस मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं कि जिसको भी इंटीग्रेट कर रहे हो कि x जो है उसकी पावर 1 ही होनी चाहिए, ना फ्रैक्शन में ना माइनस में, कुछ नहीं। तो सेम मैंने वही चीज़ यहाँ पर भी आपको दोहराई थी। तो प्लीज़ सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, ये 3 टेक्निक्स हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताए थे कि फंक्शन की पावर n साथ में इसका डेरिवेटिव है, तो इस तरह से लिख सकते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से बेसिकली हमारे 2-3 फॉर्मूलाज निकल गए थे, इसलिए वो मैंने आपको बताया था। ये आपका माइंड मैप है कि ये अलजेब्रिक है, ये नॉन अलजेब्रिक है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये माइंड, मतलब कि ये माइंड मैप बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि डिग्री इसमें चेक करेंगे अलजेब्रिक में, ऊपर बड़ी है तो डिवाइड, नीचे बड़ी है तो डिवाइड, डेरिवेटिव बराबर है तो ट्राई टू कॉपी डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, एंगल चेक करेंगे। तो अगर तो एंगल लीनियर ही है, मतलब पावर 1 ही है, तो इंटीग्रल होगा, नहीं हुआ तो डेरिवेटिव, अगर इंटीग्रल नहीं हो रहा तो इंटीग्रल पार्ट्स, अगर पार्ट्स से भी नहीं हो रहा तो वो स्पेशल इंटीग्रल होगा। देखो यहाँ में लिखा हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन का है, EX sin x कर ली हमने, EX cos x हमने कर ली है, EFX प्लस F' हमने कर ली है, या क्वाड्रेटिक फॉर्म, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म हमें आगे जाके 7.4 में करनी है। अगर एंगल लीनियर है ही नहीं तो एंगल को टी पुट करो और मैपिंग को रिपीट कर दो। अगर आपने ये अच्छे से सीख लिया तो हाँ, मैंने मैपिंग के बारे में कुछ बताया भी था कि मैपिंग किस तरह से काम करती है। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, ये याद रखोगे, ये 3 फॉर्मूलाज ये वाले हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में बहुत हेल्प करने वाला है। तो ये स्पेशल टाइप है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ये स्पेशल टाइप क्वाड्रेटिक वाली किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, ये बताया था आपको किस तरह से क्वेश्चन हमें करना है। इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन का प्रोसीजर क्या होता है, और ये 3 हमें डिफरेंट चीज़ें याद रखनी है, और ये पार्शियल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करके देखा था। अब उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसमें जो है वो आइलेट रूल हम फॉलो करते हैं, तो ये भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे काम करती है वो मैंने आपको बताया था। अब इसके बाद ये हमारी स्पेशल टाइप्स हैं, ये दोनों हमने सॉल्व कर ली हैं, ठीक है। और ये वाली जो स्पेशल टाइप है इसके बारे में हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मतलब यानी कि ऑलमोस्ट हम सब कुछ कर चुके हैं। तो ये इनडेफिनिट और डेफिनिट में फ़र्क है, और यहाँ पर हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जिन बच्चों ने ये वीडियो देख ली, तो देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वन शॉट जो होता है, वन शॉट का मतलब ये होता है कि जैसे थॉरली आपको आता है, ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपने इसको रिवाइज अच्छे से कर लिया, और यहाँ पर मेरी सजेशंस आपके लिए, अगर आप इंटीग्रेशन से बहुत ज़्यादा डरते हो तो मैं आपको यही कहूँगा कि कोई भी टॉपिक पूरा कंप्लीटली मत छोड़ो। 7.4 देखो पहले मैपिंग कर लो, बेसिक फॉर्मूलास आपको आने चाहिए। 7.4 7.5 7.6 ये 3 एक्सरसाइज कर लो, आपको 3-4 नंबर का पेपर जो है वो ऑलमोस्ट मिल जाएगा, और साथ में आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से भी क्वेश्चन निकाल सकता हूँ, और जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के भी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। और अगर आप थोड़ा सा भी इससे थोड़ा सा पुश करो तो आगे जाके क्या है, स्पेशल टाइप्स मैंने आपको सारी बता ही दी हैं, ठीक है। आगे जाके थोड़ा सा मेहनत प्रॉपर्टीज़ पर लगाओ, एक क्वेश्चन और निकल गया तो आपको इंटीग्रेशन में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन तो अभी छोड़ ही दो, ओके। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, एक फॉर्मूला से हम सारा कुछ कर लेंगे, कि जब NCERT एग्जाम्पल कंप्लीट होगी उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का भी वन शॉट लाएंगे। मुझे बस आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है,
उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में फिर भी कोई डाउट है, कुछ भी मुझसे पूछना हो, किसी भी तरह कोई डाउट हो मैथ्स में, किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी क्लास को लेके, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं आपका हमेशा रिप्लाई करता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी मैसेज भेज सकते हो, वहाँ पर भी मैं आपका इंस्टेंट रिप्लाई करता हूँ। लास्ट में आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ और जो आपके फ्रेंड्स हैं और अपने सीनियर्स के साथ, क्योंकि क्लास 12th, क्लास 11th, क्लास 10th सब का फुल सिलेबस जो है हमारे चैनल पर अपलोडेड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।